नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। खबरें होंगी विस्तार के साथ। कानपुर के कितने गुनहगार के साथ शुरू कर रहे हैं आज। कानपुर में धारा 144 लागू है। सुरक्षा के नजरिए से धारा 144 लागू है। मास्टरमाइंड के संगठन के बैंक खातों को लेकर अब ईडी सक्रिय हो चुकी है। विदेशी फंडिंग को लेकर जांच शुरू हो गई है, सूत्र बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से ईडी ने मांगे दस्तावेज, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों का भी मांगा है ब्यौरा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, आपको बता दें। और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पीएफआई के कनेक्शन के साथ तो इस पूरे मामले की जांच कर ही की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंक खातों के बारे में भी जानकारी खंगालने की पूरी कोशिश इस वक्त जारी है। तो सुरक्षा के नजरिए से धारा 144 भी लागू है। तो विदेशी फंडिंग के एंगल के बाद ईडी सक्रिय हो चुकी है। कानपुर हिंसा में विदेशी फंडिंग, पीएफआई कनेक्शन के बाद जिस तरह से मामला निकल कर आया। अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं इस विषय में। क्या कुछ जानकारी अभिनव आपको मिल पाई है अब तक? जिस तरह से कनेक्शन, जिस तरह से तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहां तक पहुंची है ये जांच और क्या कुछ हाथ लग पाया है अब तक? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पुलिस तो अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी थी और एटीएस को हयात जफर आसमी के संगठन के 4 बैंक खातों के बारे में भी जानकारी मिली थी। और पिछले 3 सालों में लगभग 51 करोड़ 50 लाख रुपए का इन खातों में लेन देन हुआ। और इतनी बड़ी रकम आखिर कहाँ गई, क्योंकि खातों में सिर्फ 12 लाख रुपए की रकम जमा बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि कुछ नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है और हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब ईडी जो है, ईडी भी इसमें आ गई है। ईडी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर, बकायदा पत्र भेजकर जानकारी मांगी है और हयात जफर आसमी के संगठन के जो बैंक खाते हैं उनकी डिटेल मांगी गई है। और साथ ही साथ पीएफआई के जो सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजे हैं उनके विषय में भी जानकारी मांगी गई है ईडी के द्वारा। जी बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तो आपको बता दें कि कानपुर हिंसा में विदेशी फंडिंग के एंगल के बाद ईडी सक्रिय है। हयात और उसके साथियों का ईडी ने मांगा है ब्यौरा, जिस तरह हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव बता रहे थे। और इसके अलावा पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों की भी मांगी है जानकारी। इधर भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लोकसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम का नाम भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम शामिल है। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, बड़ी खबर है। और स्टार प्रचारकों में सीएम, डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, उनके नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री का भी नाम शामिल है। तो भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, और इस लिस्ट में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल है। और ये लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में कौन कौन शामिल हैं, तो श्री राजनाथ सिंह शामिल हैं, योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं, केशव प्रसाद मौर्य शामिल हैं, ब्रजेश पाठक इसमें शामिल हैं, श्री राधा मोहन सिंह इसमें शामिल हैं, श्री सुनील ओझा, संजीव चौरसिया, महेंद्रनाथ पांडे, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये तमाम लिस्ट है। लगभग 40 लोगों की ये लिस्ट है जो कि स्टार प्रचारक रहेंगे इन चुनावों में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने भी जारी कर दी अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लगभग 40 नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 40 से जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, 40 लोगों की यूँ समझिए कि एक सेना है जो जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेगी। निश्चित रूप से जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है लोकसभा का, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि अगर दोनों सीटों की ओर चर्चा की जाए तो दोनों सीट ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र की है। खासकर जो रामपुर की बात करें, रामपुर वही रामपुर है जहां आजम खां का दबा रहता है। रामपुर तो किसी भी सरकार हो या मोदी मर्जी का आपने देखा, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पकड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वह रामपुर की सीट आजम खां की हमेशा पाले में जाती है। दूसरी तरफ इधर आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ की भी सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही है।
इस बार बीजेपी के हौसले बुलंद है और जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें राजनाथ सिंह की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, तमाम जो नेता हैं बीएल वर्मा की बात करें, तो ऐसे प्रमुख नेता हैं जिनको लिस्ट में नाम शामिल है। आने वाले समय में ये स्टार प्रचारक अपने दोनों सीटों पर जाकर के जनता से रूबरू होंगे और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। अब देखना होगा 40 लोगों की जो सेना है कितना काम कर पाती है, क्या आजमगढ़ रामपुर की जो सीट है जीत दिला पाएगी भारतीय जनता पार्टी को। ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। सोनल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनूप, और आने वाले वक्त में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। हालांकि कई उम्मीदें इधर जिस तरह से आपने बताया कि ये दो महत्वपूर्ण सीटें और इस पे तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब 40 की ये टीम क्या कुछ कर पाएगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर दूसरी खबर का रुख करेंगे, गोरखपुर की बात करेंगे। सीएम योगी करेंगे 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा। कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल पहुंचेंगे गोरखपुर। जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण में होंगे शामिल। सीएम के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिकटौर के पास भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण की तैयारियां देखेंगे। तत्पश्चात वापस सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही सीएम विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। 10 जून को भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, सीधे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल लाइव तस्वीरें। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं इस पूरे दौरे को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है ये। जी बिल्कुल सोनल, आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आने वाले हैं और आपको बता दें कि क्षेत्रीय कार्यालय का कल उद्घाटन होना है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पे उसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उसी तैयारियों का जायजा लेने अब से थोड़ी ही देर बाद जो है गोरखपुर आने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय पे जाएंगे और वहां पे जायजा लेंगे। जायजा लेने में जो कमियां होंगी उसको दूर करेंगे, क्योंकि कल सुबह ही जेपी नड्डा आएंगे और एक जो 8 साल पूरे हुए हैं केंद्र सरकार को, उसको लेकर एक गरीब जन कल्याण मेला भी लगाया जाएगा, जहां पे क्षेत्रीय कार्यालय है उसके ठीक सामने पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति दर्ज होगी। आपको बता दें कि 8 ब्लॉक के 3000 लगभग लाभार्थियों को वहां लाभान्वित भी किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी जो है मुख्यमंत्री के खुद जो है रिमोट से कर रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री के मॉनिटरिंग में हो रही है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय कार्यालय जो पहले 20 शहर में था, छोटा था, जिसको लेकर काफी दिक्कतें हो रही थी, अब वो 5 मंजिला बनकर पूरी तरीके से तैयार है और तमाम तकनीकी सुविधाओं से युक्त है। उसमें कम से कम 500 से लेके 1000 लोग आराम से उसमें बैठ सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि आजमगढ़ में चुनाव चल रहा है, जो गोरखपुर के अंडर में ही आता है, गोरखपुर से ही गवर्न किया जाता है, उसको लेके जो है पूरी तैयारी चल रही है। और देखिए क्या कुछ कल उसको लेकर जो है कार्यक्रम में कौन कौन और लोग भी मौजूद होते हैं। जी सोनल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो सुभाष गुप्ता बता रहे थे कि 2 दिवसीय दौरा है और क्षेत्रीय कार्यालय का चूंकि उद्घाटन करना है, इसे लेकर तैयारियां वहां पर पूरी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें दर्शकों की विधान परिषद की जंग देखेंगे, विधान परिषद का दंगल देखेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशियों ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन किया है। 9 प्रत्याशियों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा ने नामांकन किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के अन्य मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद नामांकन नहीं किया। उनकी जगह उनके प्रस्तावक ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से नामित 9 प्रत्याशियों में से 7 नाम वर्तमान सरकार में मंत्री पद हैं, जबकि 2 नए नाम बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सभी 13 एमएलसी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। 13 सीटों पर हो रहे विधान परिषद में 20 जून को मतदान होना है। हालांकि कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं होने की वजह से मतदान जरूर
मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर नामांकन के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी और कहा कि बीजेपी ने हमेशा नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी वंशवाद की पार्टी है। मोदी जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, अपने रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को, अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, अपने माननीय सड़क परिवहन मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी को और संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझ सहित 9 जो विधान परिषद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, सभी कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है। इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं नेतृत्व के प्रति, और जो भरोसा रख करके नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी उसे पूरा करता। देखिए, समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। उस जहाज में जो बैठा है उसको पता चल गया है कि ये जहाज में बैठे रहेंगे तो डूब जाएंगे, ये तो डूबेंगे और जो उनके साथ है वो भी डूब जाएंगे। इसलिए लोग अगर उनके हाथ से उतर के जा रहे हैं तो वह कोई आश्चर्य की घटना नहीं है, क्योंकि 2014 से लेकर के 2022 तक सपा के साथ जो गठबंधन बने हैं, फिर बिगड़े हैं, फिर बने हैं, बिगड़े हैं, कोई उनके साथ अस्थायी तौर से नहीं रह सकता। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ रही है। ये मंत्री, इसमें मंत्रियों का नामांकन है, 2 पिछड़ा कार्यकर्ता हैं। एक उत्साह राज्य के अंदर है कि सभी का ध्यान दिया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया जा रहा है और एमएलसी बनकर जनता की सेवा करेंगे, जनता जनार्दन को खुशहाल रखेंगे, लोगों की सेवा करें। इसीलिए आज भव्य कार्यक्रम है, नामांकन है, अभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा कोई दल है क्या? वो वंशवाद की पार्टियां। इधर अगली खबर का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि तो 13 विधान परिषद की सीट पर 20 जून को चुनाव होना है। बीजेपी के 9 एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और जेपीएस राठौर ने किया नामांकन। इधर उत्तराखंड की बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पहली बार हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को गंगा दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने 4 धाम यात्रा पर बात करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो और सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम और सुखद हो। दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी मां गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से मां गंगा की कृपा हो, मां गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर कर हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़े। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस समय जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम परेशानी हो और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो। इधर देहरादून से खबर है, जहां 10 जून को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। कल शाम 5 बजे से सचिवालय में होगी बैठक। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर ये चर्चा होगी। बजट पर कैबिनेट लगा सकती है मोहर। तो बड़ी खबर, कल शाम 5 बजे से शुरू होगी। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है इसमें, और ये देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर बजट पर कैबिनेट मोहर लगा सकती है। और इस पर जल्द जानकारी के लिए बात करेंगे। अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। कल 5 बजे से सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। क्या कुछ जानकारी अजीत आपके पास?
बिल्कुल, राज्य कैबिनेट की अगर बैठक की बात की जाए तो कल शाम 10 जून को 5 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आम बजट से ठीक पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा का आम बजट आ रहा है, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां कैसे होंगी, इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही बजट कितने का हो सकता है, क्या क्या योजनाएं इसमें शामिल हो सकती है, जनता को कैसे राहत दी जा सकती है, तो तमाम विषयों पर राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। और उम्मीद यही है कि जो बजट होगा, जिस तरह की जानकारी मुख्यमंत्री वित्त मंत्री की तरफ से आ रही है कि जन कल्याणकारी नीतियों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो उनको अमली जामा कल की कैबिनेट बैठक में पहनाया जा सकता है। और बजट से पहले की बैठक है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधे तौर पर आम जनता के से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो कैबिनेट बैठक के माध्यम से सामने आएंगी। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। इधर टिहरी से खबर है, जहां यात्रियों से भरी गाड़ी खाई में गिर गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को पिलखी अस्पताल पहुंचाया गया है। पोखार गांव के पास हुआ है हादसा, तो 5 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। और पोखार गांव के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। यात्रियों से भरी गाड़ी खाई में गिर गई। टिहरी से ये खबर, 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो 3 लोग घायल हैं, इनकी स्थिति कैसी है और फिर ये दुर्घटना कैसे घटी? देखिए, ये आज ये दुर्घटना टिहरी जनपद के घनसाली जो इलाका है और बिलंगना ब्लॉक का है। घनसाली से और ये पोखार गांव की तरफ एक गाड़ी जा रही थी। ये यूटिलिटी वाहन था और जिसमें कि 8 लोग सवार थे, जो कि अचानक पोखार गांव के समीप ये यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जगा, जिसमें कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। साथ ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी घटना की सूचना पर मिलने पर पहुंची, तो रेस्क्यू किया गया और उसके बाद तीनों घायलों को नजदीकी जो अस्पताल है पिलखी, वहां पर भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनको गंभीर चोटें आई गई हैं, वहां पर इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि ये सभी लोग घनसाली से अपने गांव की ओर, ये सौड़ गांव पड़ता है, वहां की ओर ये यूटिलिटी वाहन में जा रहे थे, जिससे कि अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर आज गंगा दशहरे का स्नान पर्व है और इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान कर रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, इसलिए श्रद्धालु इस पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं और इसीलिए हर की पौड़ी में आज के दिन ब्रह्मकुंड में स्नान का महत्व माना जाता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में विभाजित कर दिया है। कोरोना के 2 साल बाद ये स्नान होने जा रहा है, जिसको देखते हुए भारी भीड़ हरिद्वार आ रही है। अभी तक भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर अपने घर को लौट रहे हैं। पूरा जो हमारा मेला क्षेत्र है 4 सुपर जोन, 16 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। प्रॉपर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। सारे घाटों में मिला के, हर की पैड़ी, मालूदी, सबको मिला के अभी तक करीब 8 से 9 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार भीड़ आ रही है। अन्य घाटों में भी यही स्थिति है और अनुमान है कि करीब 25 से 30 लाख के आसपास हमारी शाम तक भीड़ लगभग रहेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।